शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। चौथे दिन बाल ठाकरे को इन 3 दिनों की अपनी खुफिया कारगुजारी की झूठी रिपोर्ट लिखकर पोस्ट कर दी। उसमें मैंने लिखा था कि मैंने मिस्टर चक्रवर्ती के कमरे में खुफिया माइक्रोफोन लगा दिया है। इस दौरान उससे मिलने सिर्फ एक उधेड़ उम्र का आदमी आया था जो पहले तो बंगला जबान में बातें करता रहा, फिर अंग्रेजी बोलने लगा। उनकी बातों से ये इंकशाफ हुआ कि मिस्टर चक्रवर्ती को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मेरे ख्याल में ये मुआवजा वो रकम है जो उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इवज दी जा रही है। उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन मैं असल हकीकत मालूम करके आपको अगले हफ्ते रिपोर्ट करूंगा। मैंने बाल ठाकरे को यह भी लिखा कि इन हकायक से इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिस्टर सुरेंद्र कोहली को भी आगाह कर दीजिएगा ताकि मिसाइल सेंटर की खातिर सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो। मैंने ये रिपोर्ट अर्जेंट मेल सर्विस से रजिस्टर करवा कर भेज दी। दूसरे दिन शाम को मुझे बाल ठाकरे का टेलीफोन आ गया। उसने कहा, धर्मचंद, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है। मिस्टर चक्रवर्ती के बारे में मुकम्मल सबूत हासिल करो। मुझे यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, मगर जब तक हमें सबूत हासिल नहीं होता उस पर हाथ नहीं डाल सकते। वो भारत के वजीर दिफा का खास आदमी है। वैसे तो मैं राज्यसभा में अपने किसी सेनेटर से एक बयान दिलवा कर उसको नौकरी से बर्खास्त करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कोई सबूत भी हो। फिर उनकी ज्यादा बेइज्जती होगी कि वजीर दिफा का अपना आदमी पाकिस्तानी एजेंटों से मिला हुआ है। मैंने बाल ठाकरे से कहा, सर आप मुतमईन रहें, बहुत जल्द मुझे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। बाल ठाकरे ने कहा कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट की एक कॉपी डिफेंस इंटेलिजेंस के मिस्टर सुरेंद्र कोहली को भिजवा दी है ताकि उसके भी कान खड़े हो जाएं। अब मेरे लिए मैदान साफ था। कमांडो ऑपरेशन का वक्त आ गया था। मैंने मिसाइल सेंटर के ऑफिस शेड्यूल का मुताला किया तो मुझे पता चला कि मिस्टर चक्रवर्ती अगले 15 दिनों के लिए रात की ड्यूटी पर होगा, और मैं यही चाहता था। जिस रात मुझे मिसाइल सेंटर में जाकर पृथ्वी मिसाइल में चिप्स बम लगाना था, उस रोज शाम को ही मैं अपने पुलिस हॉस्टल के कमरे में आ गया। मैंने माचिस की डिब्बिया में से चिप्स बम को निकाल कर अपने सामने रखा। उसके मैकेनिज्म की बड़े गौर से पड़ताल की। चिप्स बम के ऊपर बारीक नालियां कितने ही पेच खाती हुई चिप्स बम के नीचे बाएं कोने में नस्ब धमाका खेज महलूल की ट्यूब तक जाती थी। ये नाली बाल बराबर बारीक थी। ऊपर वाले सिरे पर नन्ही सी नुक्ते के बराबर शीशे की ट्यूब में तेजाबी मादा भरा हुआ था। बम लगाते वक्त मुझे इस ट्यूब को उंगली की हल्की सी ठोकर लगानी थी, जिसके साथ ही ट्यूब में से तेजाबी मादे ने बारीक नालियों में से गुजरना शुरू होना था। मैंने जिस हिसाब से ये बारीक नालियां लगाई थी, उस हिसाब से तेजाबी मादे को चिप्स के आखिरी सिरे वाले धमाका खेज महलूल तक पहुंचने में 4 दिन लगने थे। इतना वक्फा मैंने जानबूझकर डाला था। मैंने चिप्स के पीछे लगे हुए पतले से स्टिकर को चेक किया। ये रोगनी कागज था जिसे स्टिकर की तरह उतार कर मुझे चिप्स बम को मिसाइल के हीट कंट्रोल मीटर के अंदर चिपका देना था। रोगनी कागज बिल्कुल सही पोजीशन में लगा हुआ था। मैंने चिप्स को उठाकर माचिस की डिब्बी में बंद करके डिब्बी अपनी जेब में रख ली। ये काम मुझे रात 10 बजे के बाद मिसाइल सेंटर में जाकर अंजाम देना था। मैंने खाना खाया और वक्त गुजारने के लिए एक अंग्रेजी फैशन मैगजीन लेकर बिस्तर पर बैठ गया। ठीक 9:45 बजे मैं उठा, गर्म जैकेट पहनी, अपना आरजी शनाख्ती कार्ड जैकेट की जेब के साथ लटकाया और गाड़ी निकाल कर मिसाइल सेंटर की तरफ रवाना हो गया। मुझे वहां तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। गाड़ी मैंने मिसाइल सेंटर के टीले से कुछ दूर दरख्तों के अंधेरे में खड़ी की और जैसे रात को वहां जाया करता था उसी तरह बड़ी बेनियाजी और सुकून के साथ नीम अंधेरे में चलता मिसाइल सेंटर के गेट पर आ गया। वहां रात को ज्यादा रोशनी नहीं की जाती थी। गेट पर सिर्फ एक रोशनी वाला बल्ब जलता था। गार्ड संतरी मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। रस्मी तौर पर मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया और उन्होंने गेट थोड़ा सा खोल दिया। मुझे अब पासवर्ड बोलने की भी जरूरत नहीं थी। मैं सीधा मिस्टर घोष के कमरे में गया। उसकी भी रात की ड्यूटी थी। 1-2 मिनट उसके पास इधर उधर की बातें करने के बाद मैं कंट्रोल रूम में आ गया। मिस्टर घोष बंगाली था और मैं उससे बंगला में ही गुफ्तगू करता था, जिससे वो बड़ा खुश होता। कंट्रोल रूम में मिस्टर चक्रवर्ती तख्ती हाथ में लिए दीवार पर लगे डायल्स के आगे खड़ा नोटिस ले रहा था। मैंने दरवाजे के चौकोर शीशे से उसे देखा और बटन दबाया। अंदर घंटी बजने की धीमी आवाज आई। चक्रवर्ती ने मुड़कर दरवाजे की तरफ निगाह डाली। मुझे देखकर उसने पेंसिल पर एक बटन दबाया और मामूल के मुताबिक हाथ के इशारे से बताया कि दरवाजा खुल गया है। मैं दरवाजे को जरा सा धकेल कर कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया। मैं पैनल के पास लोहे की कुर्सी पर बैठ गया और चक्रवर्ती से बंगला जबान में बातें शुरू कर दी। मैंने उसे कहा
कहा, मिस्टर चक्रवर्ती आज बाहर बड़ी सर्दी है, तुम्हारा कंट्रोल रूम तो खूब गर्म है, अगर बाहर से आदमी आए तो उसे यहाँ चाय की बड़ी जरूरत महसूस होती है। मैं मिस्टर चक्रवर्ती को कुछ देर के लिए कंट्रोल रूम से बाहर भेजना चाह रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बाबू साहब इस वक्त कैंटीन तो खुली होती है, मगर आपको मालूम है कि कैंटीन के आदमी छुट्टी पर गए हुए हैं। मैंने कहा, मिस्टर चक्रवर्ती तुम यहाँ के ऑफिसर हो, कैंटीन वाले हमारे ऑर्डर की परवाह नहीं करेंगे। मैं यहाँ मॉनिटरिंग करता हूँ, तुम कैंटीन में जाकर चाय के लिए कहो, तुम्हारे कहने से कैंटीन का मालिक खुद चाय लेकर आ जाएगा, आखिर तुम यहाँ के ऑफिसर हो। मिस्टर चक्रवर्ती मेरी बातों से बड़ा खुश हुआ। मुझे ये भी मालूम था कि कंट्रोलर रूम का बल्कि मिसाइल सेंटर के किसी भी कमरे का कैंटीन के टेलीफोन से राब्ता नहीं था। मिस्टर चक्रवर्ती मुझे मिसाइल सेंटर का बड़ा बाएतमाद और जिम्मेदार आदमी समझता था। उसे ये भी मालूम हो गया था कि मेरा ताल्लुक भारत की मरकजी डिफेंस इंटेलिजेंस से है। कहने लगा, बाबू साहब मैं भी जाकर आपके लिए चाय लाता हूँ, मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, ये तो जरूरी नोटेशन होती है जो हर आध घंटे बाद मुझे करनी पड़ती है। उसने चिमटी वाली तख्ती और बॉल पॉइंट पेंसिल पैनल पर रख दी और कंट्रोल रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद मैं कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया। चौकोर शीशे में बाहर राहदारी पर नजर डाली। राहदारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे। इस दौरान मिस्टर चक्रवर्ती ने चाय लेकर आ जाना था। पृथ्वी मिसाइल हॉल के वस्त में किसी अफरीद की तरह मालूम हो रहा था। मैं तेजी से मिसाइल की दूसरी तरफ गया, जहाँ मिसाइल के पहले मरहले वाले रॉकेट के ऊपर एक सॉकेट था। मैंने सॉकेट को खोला। उसके अंदर हीट कंट्रोल करने वाला छोटा सा थर्मोस्टेट था। मीटर के पीछे थोड़ी सी जगह खाली थी। मैंने जेब से माचिस की डिब्बियां निकाली, उसमें से चिप्स बम निकाला। उसके पीछे लगा हुआ स्टिकर का रोगनी कागज उतार कर माचिस में डालकर माचिस को जेब में डाला और बड़ी एहतियात और इंतहाई सुकून के साथ चिप्स को अपने सीधे हाथ की उंगली के ऊपर उल्टा लिटाकर मीटर के पीछे चिपका दिया। उसके साथ ही मैंने चिप्स की नाली के ऊपर वाले सिरे को उंगली की हल्की सी ठोकर दी। एहतियात के तौर पर मैंने दोबारा तार को ठोकर लगाकर झटक दिया। मैंने करीब जाकर तेजाबी मादे की ट्यूब को देखा। मैं साफ तौर पर न देख सका और साफ तौर पर मालूम नहीं हो सका कि वो छोटी सी ट्यूब टूटी है या नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरी उंगली की ठोकर ने अपना काम कर दिया होगा। मैंने सॉकेट की फौलादी प्लेट मीटर के ऊपर लगाकर उसे दबाया। सॉकेट बंद हो गया। मैं बड़े इत्मीनान से कदम कदम चलता दीवार पर लगे डायल्स और पैनल पर बड़े कंप्यूटरों को यूं ही झुक कर देखता अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन वाकई तेज हो गई थी। मैंने भारत के पाकिस्तान दुश्मन अजाइम पर कारी जरब लगाई थी और उसके मिसाइल की तबाही की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी, जिसने जंग छिड़ जाने की सूरत में इस लॉन्चिंग पैड से फायर होकर पाकिस्तान के किसी भी शहर पर कयामत खेज तबाही मचानी थी। उसूली तौर पर जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया था। अब आगे कोई इंसानी गलती बदकिस्मती से दरमियान में आ जाती तो चिप्स बम बेकार हो सकता था, वरना मैंने इस मिसाइल की बर्बादी का बटन दबा दिया था, जिस पर भारत के महकमा दिफा ने अपनी भूखी जनता का पेट काट काट कर करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। मैंने कागज के एक टुकड़े पर वक्त और उस दिन की तारीख लिखकर जेब में रख लिया। इस काम में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे थे। थोड़ी देर बाद मेरे दिल की धड़कन मामूल पर आ गई। मैंने दीवार पर लगे गोल ऑटोमेटिक क्लॉक पर निगाह डाली। उस वक्त घड़ी की सुइयां रात के पूरे 10:30 बजा रही थी। अगर मेरी उंगली की ठोकर से चिप्स बम के तेजाबी मादे वाली ट्यूब टूट गई थी और तेजाबी मादे ने चिप्स की एक दूसरे के साथ चिपकी हुई तारों के अंदर अपना तबाहकुन सफर शुरू कर दिया था, तो हिसाब के मुताबिक 10 नवंबर की रात ठीक 10:30 बजे तेजाबी मादे ने चिप्स बम के आखिरी हिस्से में लगे हुए धमाका खेज महलूल तक पहुंचना था और फिर वहां एक धमाका होना था। उस धमाके ने पृथ्वी मिसाइल के माया ईंधन में आग लगाकर एक और कयामत खेज धमाका करना था और मिसाइल के ऊपर लगे हुए गैर न्यूक्लियाई वॉरहेड ने एक ऐसे भयानक धमाके के साथ फटना था कि जिसके बाद इस सारे मिसाइल सेंटर के टीले ने ज्वालामुखी की तरह उबल कर दूर दूर तक बिखर जाना था। मिसाइल कंट्रोलर मिस्टर चक्रवर्ती चाय लेकर आ गया। उसके पास लॉक की चाबी थी। उसको बाहर से घंटी दबाने की जरूरत नहीं थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसके हाथ में चाय से भरे हुए 2 मग थे। मैंने जल्दी से उठकर एक मग लिया और बंगला जबान में कहा, मिस्टर चक्रवर्ती मैंने तुम्हें बड़ी तकलीफ दी है। तिब्बियात का लायक तरीन बंगाली साइंसदान चक्रवर्ती बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। बोला, नहीं नहीं सर, हमको तो खुशी हो रही है। हमारा जी भी इस वक्त चाय पीने को चाह रहा था। वो रात 6 नवंबर की थी। मैं थोड़ी देर चक्रवर्ती के साथ बैठकर कलकत्ते की बातें करता रहा। वो कलकत्ते का रहने वाला था। हॉस्टल में वापस आकर मैं अपने मंसूबे पर गौर करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरा मिशन शुरू हो चुका था। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने अपने जहन में तय कर लिया और सो गया। मैंने 7 नवंबर का दिन छोड़कर 8 नवंबर की सुबह को ट्रेन में सवार होकर बाल ठाकरे से मुलाकात करने बंबई की तरफ रवाना होना था। मैं ट्रेन में इसलिए जा रहा था कि मैं मजीद कुछ वक्त बाल ठाकरे से दूर रहकर गुजारना चाहता था। 9 नवंबर की सुबह को मैं बंबई में था। बाल ठाकरे को अपने आने की इत्तला दी। उसने उसी वक्त बुला लिया। मैंने टैक्सी पकड़ी और उस इंतहा पसंद मुसलमानों के दुश्मन और शिवसेना के सबसे बड़े और बाअसर लीडर बाल ठाकरे की कोठी पर पहुंच गया। बाल ठाकरे के मुलाजिम ने मुझे खास वेटिंग रूम में बिठा दिया। दिन के 11 बज रहे थे। मैं 15-20 मिनट तक बैठा रहा। मुझे मालूम था कि बाल ठाकरे किसी को भी इंतजार करवाए बगैर नहीं मिलता, खा कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। मैंने उसके खास ड्राइंग रूम में जाकर हाथ
बांधकर प्रणाम किया। उसने मेरी तरफ देखते ही भवें चढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा राम नाम का तिलक कहाँ गया धर्मचंद? मैंने कई रोज से माथे पर तिलक नहीं लगाया था। जालिंधर में मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। मैंने कानों को हाथ लगाकर माजरत पेश की और कहा, सेनापति जी, अपने काम में इतना गुम रहा हूँ कि तिलक लगाने का होश नहीं रहा। चक्रवर्ती के बारे में तुमने क्या प्रोग्रेस की है? कोई सबूत मिला? धर्मचंद, उस शख्स को पकड़ने के लिए मुझे सॉलिड किस्म के प्रूफ की जरूरत है ताकि मैं ऑपोजिशन के रक्षा मंत्री को लोकसभा में सबके सामने जलील कर सकूं। ये चक्रवर्ती रक्षा मंत्री का भांजा है। मैंने इसका पूरा बायोडाटा हासिल कर लिया है। मैंने कहा, महाराज, बहुत जल्द सबूत मिल जाएगा। मैं अब सबूत हासिल करने के पीछे ही लगा हूँ। चक्रवर्ती बड़ा चालाक शख्स है। अपने फ्लैट में किसी से खुफिया बात नहीं करता। उस रोज उसने पेमेंट की बात की थी। उसके बाद एक औरत उसके फ्लैट में आई थी। मैं अपने कंट्रोल रूम में कान लगाए बैठा उनकी बातें स्पीकर पर सुनता रहा। दोनों बंगाली में देर तक रिश्तेदारों के झगड़ों झमेलों की बातें करते रहे। आखिर में औरत ने चक्रवर्ती से कहा कि किसी आदमी ने मेरे घर फोन किया था कि मिस्टर चक्रवर्ती से कहें कि हमें स्पॉट पर आकर मिले। मैंने उसे कहा, तुम खुद फोन क्यों नहीं कर लेते? वो बोला, चक्रवर्ती बाबू का फोन खराब है। उसके जवाब में चक्रवर्ती ने घबराई हुई आवाज में कहा, उसने तुम्हें फोन क्यों किया? वो एक पागल आदमी है। मुझे फोन करके कहता है कि स्पॉट पर मिलो। अब फोन करे तो उसे झिड़क देना। ये बातें सुनने के बाद मैंने 2 रातें मिस्टर चक्रवर्ती की निगरानी की कि वो किस खुफिया स्पॉट पर किस एजेंट से मिलने जाता है, मगर वो अपने फ्लैट से रात को बाहर न निकला। शायद उसने एजेंट को सख्ती से डांट दिया था कि उसने उसके रिश्तेदार औरत के घर फोन क्यों किया। बाल ठाकरे मेरी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। कहने लगा, तुम्हें चाहिए था कि खुफिया पुलिस का कोई आदमी उसके पीछे लगा देते जो रात के वक्त उसकी निगरानी करता। मैंने बड़े अदब से कहा, महाराज, ये नाजुक मामला है, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। चक्रवर्ती को अगर पता चल जाता कि रात के वक्त उसकी निगरानी हो रही है तो वो इस कदर मोहतात हो जाता कि मेरे लिए कोई सुराग लगाना दुश्वार होता। बाल ठाकरे अपने बालों में उंगली फेरने लगा। जब वो किसी उलझन में होता तो अपने चमकीले बालों में इसी तरह उंगली फेरता। कहने लगा, अब तुम यहाँ बंबई आ गए हो, पीछे चक्रवर्ती की निगरानी कौन करेगा? मैंने अपने बंबई आने का जवाब पेश करते हुए कहा, महाराज जी, मुझे एक खास जरिए से ये इत्तला मिली थी कि बंबई के मैरीन ड्राइव वाले इलाके में सब्ज रंग की एक 3 मंजिला इमारत है जहाँ एक कश्मीरी फोटोग्राफर रहता है। चक्रवर्ती को कभी कभी उसका फोन भी आता है। आपको तो मालूम ही है कि कश्मीर में हमारी सेना लड़ रही है। ये कश्मीरी भी कोई मुजाहिद ही हो सकता है। बस मैं उसका सुराग लगाने ही यहाँ आया हूँ। कुछ आपके दर्शन भी जरूरी थे ताकि जो बातें फोन पर नहीं हो सकती जबानी हो जाएं। बाल ठाकरे ने पूछा, तुम कितने दिन बंबई में ठहरना चाहते हो? तुम्हें ज्यादा दिन चक्रवर्ती से दूर नहीं रहना। मैं जहन में सारा हिसाब लगा कर आया था। उस रोज 9 नवंबर का दिन था। दूसरे दिन यानी 10 नवंबर की रात 10:30 बजे मिसाइलों के जेर जमीन अड्डे के अंदर जोरदार धमाका होना था। उस धमाके की खबर यकीनी तौर पर उसी रोज रात की खबरों में नशर हो जाती और बाल ठाकरे को तो धमाका होने के फौरन बाद पता चल जाना था। बस मैं एक ही दुआ बार बार अपने खुदा से मांग रहा था कि मेरी कोई इंसानी गलती मुझे धोखा न दे जाए। मैंने बाल ठाकरे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सेनापति जी, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन जहाँ रुकूंगा। इस दौरान मैरीन ड्राइव वाले कश्मीरी फोटोग्राफर का खोज लगा लूंगा और आपको मुकम्मल रिपोर्ट देकर ही जाऊंगा। बाल ठाकरे पर मेरी कारकर्दगी का बड़ा असर पड़ चुका था। हकीकत ये थी कि मेरी कारकर्दगी अभी तक मेरे हक में ही कामयाब रही थी। इससे भारत के इन फिरौनों को न कोई फायदा पहुंच सका था और न मैं कोई फायदा पहुंचाने की सोच ही सकता था। लेकिन बाल ठाकरे की तरह मैंने उस दुश्मन पाकिस्तान को अपनी बातों से मुतासिर किया हुआ था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि वो मुझे अपने देरीना साथी मरहट्टा लीडर बालाजी राव से ज्यादा अहमियत दे रहा था। उसने कहा, ठीक है, तुम ये काम करके ही यहाँ से जाना। अगर वो फोटोग्राफर यहाँ मौजूद हुआ तो मैं उसे फौरन अगवा करवा कर अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा दूंगा। वहाँ हम खुद उससे पूछ लेंगे कि चक्रवर्ती से उसका क्या ताल्लुक है। तुम भी मैरीन ड्राइव जाकर उसका सुराग लगाओ। अगर पैसों की जरूरत हो तो बता दो। मैंने कहा, वैसे तो मुझे जाती खर्च की परवाह नहीं है, लेकिन किसी वक्त कोई भी अचानक जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ऑफिस सेक्रेटरी से कहकर कुछ रकम दिलवा दें तो बेहतर होगा। बाल ठाकरे ने उसी वक्त डायल पर शिवसेना के ऑफिस का नंबर घुमाया और ऑफिस सेक्रेटरी से कहा, धर्मचंद आ रहा है, उसे पार्टी के स्पेशल अकाउंट में से 5000 रुपए दे दो। बाल ठाकरे ने फौरन रिसीवर रख दिया, मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहने लगा, ऑफिस में जाकर पैसे ले लेना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। मैंने उठकर उसके पांव छुए, प्रणाम किया और उल्टे पांव वहां से निकल गया। मैं शिवसेना के ऑफिस गया। ऑफिस सेक्रेटरी एक नया मरहट्टा आ गया हुआ था। बूढ़ा खजांची टाइप का आदमी था। मुझे देखकर कहने लगा, धर्मचंद जी, मैंने चेक देकर लड़के को बैंक भेज दिया है, अभी रकम लेकर आ जाएगा। आपको कहीं जल्दी तो नहीं? मैंने कहा, अभी नहीं जाना, आधे घंटे बाद मुझे 5000 रुपए मिल गए। ऑफिस की इमारत के ऊपर वाले फ्लैट पर मेरी रिहाइश हुआ करती थी। दोपहर के बाद वहाँ बालाजी राव मुझसे मिलने आ गया। बड़े तबाक से मिला। कहने लगा, तुम्हें भास्कर और पाटिकर वगैरह का पता चला? मैंने अनजान बनकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? बोला, उन्हें पिछले दिनों जालिंधर के मंदिर में किसी ने कत्ल कर दिया था। तुम जालिंधर में ही थे, तुम्हें मालूम हुआ? मैंने बड़ा अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये दर्दनाक खबर सुनकर। मैं कुछ रोज के लिए जालिंधर से बाहर गया हुआ था। किसी ने जिक्र किया था कि जालिंधर के किसी मंदिर में 3 शराबियों का कत्ल हो गया है, मगर मुझे ख्याल तक न आया कि ये हमारे आदमी भास्कर, पाटिकर और शिवा भी हो सकते हैं। आखिर किसने कत्ल किया उन्हें? बालाजी बोला, कुछ पता नहीं
नहीं चल सका अभी तक। मेरा तो ख्याल है कि पीने पिलाने वाले आदमी थे, मुजरा सुनने भी जाते थे, किसी बाई जी के आदमी से झगड़ा कर बैठे होंगे, उसने मौका पाकर उन्हें मार दिया। इस किस्म के गलत कामों का यही अंजाम हुआ करता है। तुम सुनाओ धर्मचंद, आजकल जालंधर में किस मिशन पर हो? यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त कुछ औरतें भी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रही हैं। ये बम्बई की 2 तवाइफें हैं, इन्हें एड्स की बीमारी है। बाल ठाकरे उन्हें दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देकर इसलिए भी पाकिस्तान भेज रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जाकर जगह जगह पाकिस्तानी नौजवानों से जिनसी ताल्लुकात कायम करके एड्स की बीमारी फैलाएं। यहाँ तक कहकर वो हंस दिया और बोला, भैया तुम्हें तो मालूम है हम पाकिस्तान को हर तरह से खत्म करना चाहते हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक। ये तवाइफें कहाँ से तलाश कर ली तुमने? बालाजी हाथ झटक कर बोला, अरे धर्मचंद, साला बम्बई में हर तीसरी तवाइफ को एड्स की बीमारी है। बाल ठाकरे जी की स्कीम यही है कि इन औरतों का यहाँ इलाज तो नहीं हो सकता, क्यों ना इन सबको बारी बारी पाकिस्तान स्मगल कर दिया जाए। इस तरह भारत को इस बीमारी से निजात भी मिल जाएगी और पाकिस्तान इस बीमारी से तबाह होना शुरू हो जाएगा। मैंने उसे कहा, मैं आज शाम को ट्रेनिंग सेंटर आऊंगा। वो बोला, जरूर आना, मैं तो शाम को रोजाना सेंटर पर मौजूद होता हूँ। बाकी का दिन मैंने मैरीन ड्राइव के इलाके में समंदर के किनारे यूं ही इधर उधर फिरते गुजार दिया। जो लोग बम्बई रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि मैरीन ड्राइव जदीद तर्ज की इमारतों की उस कतार को कहते हैं जो समंदर के किनारे किनारे खम खाती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे बालकेशर गार्डन की पहाड़ी के दामन तक चली जाती है। एक तरफ मैरीन ड्राइव की फ्लैटों वाली ऊंची ऊंची खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंग्स के आगे छोटी सड़क है, ग्रीन बेल्ट है, वहाँ नारियल और ताड़ के दरख्त उगे हुए हैं। ग्रीन बेल्ट के साथ ही मैरीन ड्राइव की कुशादा सड़क है जिस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रात गए तक जारी रहती है। सड़क के समंदर वाले किनारे की जानिब सड़क से कोई 4 फुट ऊंची एक दीवार बनी हुई है जिसकी चौड़ाई 2-2.5 फुट से कम नहीं है। दीवार की दूसरी जानिब बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं ताकि ज्वार भाटा के वक्त समंदर की बिफरी हुई लहरों का जोर तोड़ा जा सके। इन पत्थरों के आगे रेत का किनारा आ जाता है जो दूर समंदर तक चला जाता है। इस रेतीले किनारे यानी बीच को चौपाटी के नाम से पुकारा जाता है। चौपाटी बम्बई के मशहूर बीच का नाम है और तफरीह की बड़ी मशहूर जगह है। शाम होते ही यहाँ लोग अपने बाल बच्चों के साथ साहिल समंदर पर फिरने आ जाते हैं। यहाँ सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद तक बड़ी रौनक रहती है। इंडिया की अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन को गाना गाते हुए चौपाटी के साहिल समंदर पर हाथ में हाथ डाले दौड़ते भागते दिखाया जाता है। मैं चौपाटी पर जाकर समंदर के किनारे एक चबूतरे पर बैठ गया और बालाजी की जबानी मुझे बाल ठाकरे की पाकिस्तान के खिलाफ जिस मकरूह और बहीमाना साजिश का पता चला था उसके बारे में सोचने लगा। वो एड्स की बीमारी में मुब्तला भारतीय तवाइफों को फैशनेबल लड़कियों के रूप में पाकिस्तान स्मगल करके पाकिस्तान में एड्स की बीमारी फैलाने की घिनौनी साजिश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का शिद्दत से एहसास हुआ कि भारत तो अजल से पाकिस्तान का और मुसलमानों का दुश्मन था ही, मगर बाल ठाकरे से बढ़कर भारत में शायद ही कोई हिंदू मुसलमानों का इस कदर जानी दुश्मन हो। वो मुसलमानों और पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत के सभी मुतासिब हिंदुओं से बाजी ले गया था। मुझे अब उन एड्स ज़दा तवाइफों से भी निमटना था जो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद पाकिस्तान में स्मगल किए जाने वाली थी। ये मेरा फर्ज बन गया था कि मैं इन औरतों को पेशतर इसके कि वो पाकिस्तान की तरफ कदम उठाएं यहीं खत्म कर दूं। मैं शाम को बम्बई के मज़ाफ़ात में शिवसेना के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया जहां पाकिस्तान में तखरीबकारी के वास्ते शिवसेना के खास आदमियों को भरे बाजार में अंधाधुंध फायरिंग करके फरार होने और बमों के धमाके करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बालाजी राव मुझे वहीं पर मिल गया। उसने मुझे दोनों तवाइफों से मिलवाया। दुबली पतली तवाइफें थीं, रंग गहरा सांवला था, नए नक्श तीखे थे। उनकी बीमारी की तशखीस हो चुकी थी कि उनको एड्स है और जाहिर है इस बीमारी का यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी अभी तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका था और भारत में इलाज का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें शिवसेना ने भारी मुआवजा देकर और भारत माता की सेवा का कहकर पाकिस्तान जाने पर राजी कर लिया था। मैं उनसे बातें करने लगा और उन्हें कहा कि वो भारत माता की सेवा के लिए चुनी गई हैं। वो पाकिस्तान में जाकर वहाँ के जवानों में जितनी ज्यादा एड्स की बीमारी फैलाएंगी भारत माता उतनी ही उनसे खुश होगी और अगले जन्म में वो आकाश की अप्सराओं के रूप में जन्म लेंगी। वो ऐसी बातों से बड़ी मुतासिर हुई। बालाजी भी मुतासिर हुआ। कहने लगा, धर्मचंद तुम तो बड़े काम के आदमी हो, सेनापति जी यूं ही तुम पर इतना भरोसा नहीं करते। बातों ही बातों में मैंने बाजार हुस्न में उनकी खोलियों का पता चला लिया। ये औरतें शाम को ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वापस बाजार हुस्न में चली जाती और रात गए तक वहाँ अपना धंधा करती। हम अभी ट्रेनिंग सेंटर में ही थे कि दोनों तवाइफें शहर वापस चली गई। बालाजी राव और मैंने इकट्ठे वैष्णु खाना मंगवा कर खाया। खाने के बाद बालाजी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, शिवसेना के ऑफिस में अपने फ्लैट में जाकर आराम करूंगा। मैंने बालाजी राव को बिल्कुल नहीं बताया कि मैं मैरीन ड्राइव के एक कश्मीरी फोटोग्राफर की खोज में हूँ। बाल ठाकरे ने मुझे इस बात को खास तौर पर खुफिया रखने की हिदायत की थी। बालाजी राव अपनी गाड़ी में मुझे शिवसेना वाले फ्लैट पर छोड़कर चला गया। कमरे में आकर मैं सोचने लगा कि इन तवाइफों को किस तरह ठिकाने लगाया जा सकता है। सवाल उनको सिर्फ ठिकाने लगाने का नहीं था, मैं उन्हें रात के वक्त बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता था, मगर असल मसला ये था कि इस तरह से बाल ठाकरे की साजिश का पूरा सद्देबाब नहीं हो सकता था। उनकी जगह कोई दूसरी एड्स ज़दा तवाइफें सामने आ जाती। बम्बई के बाजार हुस्न में इस किस्म की एड्स ज़दा तवाइफों की कमी नहीं थी। मैं कोई ऐसी
ऐसी तरकीब सोचना चाह रहा था कि जिस पर अमल करने से सिर्फ ये 2 तवाइफें ही न हलाक हों, बल्कि इनकी मौत के बाद कोई दूसरी तवाइफ भी पाकिस्तान स्मगल होने का नाम न ले। ऐसी तरकीब जहन में नहीं आ रही थी, वक्त कम था। सोच कर जब कुछ समझ न आया तो मैं दूरदर्शन ऑन करके एक प्रोग्राम देखने लगा। स्क्रीन पर कोई फिल्मी डांस दिखाया जा रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। उस वक्त मुझे यही एक तरकीब सबसे कारआमद लगी और मैंने उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।